ओके, तो कल हमने देखा था कि HTML CSS क्या होती है, और उसके अलावा थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया था कि इसके अंदर कौन कौन से फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी चाहिए HTML CSS फ्रंट एंड वगैरह के अंदर। ठीक है, तो अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो किसी को तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे आई थिंक आवाज़ सबको आ रही होगी, उम्मीद है। अच्छा, एनीवेज जी, मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही होगी। अच्छा, सबसे पहले आज की जो क्लास है उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि आज से जो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम कोड राइटिंग का सिलसिला हम शुरू करेंगे। ठीक है, कोड राइटिंग के अंदर जो कल भी मैंने आपको बताया था कि कुछ IDEs होते हैं। कुछ IDEs होते हैं, IDE मतलब कुछ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होते हैं जो कि आपको सेटअप करने होते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर क्या होता है कि आपके मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप अपना कोड इजीली राइट कर सकते हैं। ठीक है, मैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा जो कि लाइट वेट होते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आएगी। अच्छा, फिर इसके अलावा अच्छा, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर एक सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है आपका VS कोड। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर नज़र आएगा, विजुअल स्टूडियो कोड। फिर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए हम अपना कोड इजीली राइट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको क्या करना है कि सिंपली आपको ये VS कोड यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, अच्छा, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपको ये एक फाइल दे देगा। उस फाइल को आप ओपन करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ, तो मैकबुक के अंदर मेरे पास एक कमांड होती है, कमांड स्पेस के नाम से, कमांड स्पेस। ठीक है, कुछ ये दो कीज़ होती हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के अंदर आपके पास यहाँ पे साइड में एक सर्च का ऑप्शन आता है, तो आप उसको यूज़ करते हुए विजुअल स्टूडियो कोड सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये आपको तभी मिलेगा जब भी आपके पास PC पे इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अपना VS कोड में इंस्टॉल करता हूँ, क्योंकि सॉरी, इंस्टॉल मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है। मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस तरह की विंडो मेरे पास यहाँ पे दे देता है। ठीक है, अच्छा, इस विंडो के अंदर क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। एक इसके अंदर आपके पास ये वॉक थ्रोज होते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि आपने लास्ट इसमें ओपन किए हैं इस VS कोड के अंदर। ठीक है, अच्छा, फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर होता है स्टार्ट के अंदर कि आप यहाँ पे न्यू फाइल बना लें या ओपन प्रोजेक्ट कर लें या फिर गिट की रिपोजिटरी आप क्लोन कर लें। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फीचर होता है। इसको हम बाद में देखेंगे कि जब हम अपनी टीम बिल्डिंग के साथ हम काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, न्यू फाइल का और ओपन का। न्यू फाइल के जरिए आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और ओपन के जरिए आप कोई फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चराइज कैसे करते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा आज देखेंगे। अच्छा, किसी भी प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चराइज करने के लिए जो नॉर्मली प्रोफेशनली जो लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक अलग से प्रोजेक्ट्स की एक डायरेक्टरी होती है जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे विंडोज़ है और मेरे पास यहाँ पे मैकबुक है, तो इसके अंदर आपको लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है डायरेक्टरी का या फाइल का वो तकरीबन सिमिलर ही होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपनी डायरेक्टरी यहाँ पे बनाते हैं। डायरेक्टरी बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली न्यू फोल्डर करता हूँ। ठीक है, न्यू फोल्डर करने के बाद मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाता हूँ प्रोजेक्ट्स के नाम से। ठीक है, प्रोजेक्ट्स के नाम से मैंने ये डायरेक्टरी बनाई। ओके, ये कह रहा है प्रोजेक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टरी बना देता हूँ अपनी, सबसे पहले एल्मिस भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सॉरी, एल्मिस कोर्सेज। ठीक है, इसके अंदर मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ प्रोजेक्ट्स, आपको सिर्फ बताने के लिए कि आपकी जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है वो आपकी एक कॉमन डायरेक्टरी होती है। अच्छा, इस डायरेक्टरी के अंदर फिर आप अपना काम करते हैं, फिर आप अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है,
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी डायरेक्टरी को मेंटेन करना, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो आपके पास ये डायरेक्टरी अगर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो और आप एक किसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो उनके अंदर आपको मेंटेन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप अपने आपका जो कोड है, कोडिंग फाइल्स आपकी जो है वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अगर नहीं होंगी या फिर इधर उधर फैली हुई होंगी तो वो आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप अपनी एक प्रोजेक्ट्स की डायरेक्टरी मेंटेन करें और उस डायरेक्टरी के अंदर आप अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप बनाएं। ठीक है। अच्छा, जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो खासतौर पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका भी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, बेस्ट प्रैक्टिस होती है जो कि आपको फॉलो करना होती है। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे काम आपका तब भी हो जाएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप उसको फॉलो करें और उसको फॉलो करने के साथ साथ उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आप अप्लाई करें। ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा ईजी टू मैनेज होता है। ठीक है, तो इसके क्या आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, वो जो आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ प्रोजेक्ट 1 के नाम से। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 ये सही तरीका नहीं होता नाम रखने का, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है, एक्चुअल प्रोजेक्ट है, वो आपको यहाँ पे रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कंपनी के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी का नाम यहाँ पे देना चाहिए या उस कंपनी के उस प्रोजेक्ट का नाम आपको देना चाहिए। प्रोजेक्ट 1 में सिर्फ यहाँ पे एज अ सैम्पल प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप प्रॉपर्ली अपना प्रोजेक्ट का नाम यूज करेंगे। अच्छा, फिर उसी तरीके से आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के मल्टीपल डायरेक्टरीज के नाम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे आपको एक नाम दे देता हूँ HTML CSS प्रोजेक्ट 1। ठीक है, अच्छा ये जो आपने प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है डायरेक्टरी को अप्लाई करने की, वो ये होती है कि हर HTML CSS के प्रोजेक्ट के अंदर या फ्रंट एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्टरीज और होती हैं, जिसके अंदर एक आपकी होती है CSS। ठीक है, और एक आपकी होती है JS और एक आपकी होती है इमेजेस। ठीक है, अच्छा ये वाला जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपका होता है, इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बहुत से लोग ये वाला डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जो कि अच्छा तरीका है, सही तरीका है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो और ज़्यादा प्रोफेशनली जो लोग काम करते हैं वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो फॉलो करते हैं उनके अंदर वो आप एक एसेट्स का भी फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर एसेट्स के अंदर क्या करते हैं कि कुछ लोग एसेट्स के अंदर इमेजेस भी यहाँ पे पुट कर देते हैं एसेट्स के अंदर, तो आपकी जो इमेजेस हैं वो एसेट्स के अंदर आ जाती हैं और CSS भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो सारी फाइल्स हैं एसेट्स की वो आपकी यहाँ पर आ जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है कि जो आपकी ये एसेट्स हैं वो आपकी सारी एक डायरेक्टरी के अंदर आ जाती हैं और उसके बाद आपके जो यहाँ पर है आपके पास जो डायरेक्टली रूट है, यहाँ पर फिर आप अपने प्रोजेक्ट की कोडिंग की फाइल्स आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो कोडिंग की फाइल्स आपकी क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी एक प्रोजेक्ट में ओपन करता हूँ। प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए मैं सिंपली VS कोड में जाता हूँ। प्रोजेक्ट ओपन करने के वैसे 2-3 तरीके हैं इसके अंदर, आप उनमें से कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हैं प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए। ठीक है, अच्छा वो जो 2-3 तरीके हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसमें से एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी सर्च करें कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे ओपन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट जो ओपन करना है वो मेरा HTML CSS प्रोजेक्ट 1 है। ठीक है, ये मुझे ओपन करना है, तो आप यहाँ पे इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक तो तरीका ये है प्रोजेक्ट ओपन करने का, लेकिन दूसरा तरीका प्रोजेक्ट ओपन करने का ये है कि आप सिंपली यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें। प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्लिक करके होल्ड करें। होल्ड करने के बाद आप ऑल्ट और टैब आप प्रेस करेंगे तो आप VS कोड के विंडो के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मतलब ये ऑल्ट टैब जो है वो आपका विंडो स्विच करने के लिए यूज होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे मैकबुक यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास कमांड टैब है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपके पास ऑल्ट टैब के जरिए आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऑल टैब के अंदर मैं यहाँ पे VS कोड सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अपना जो प्रोजेक्ट है वो मेरा VS कोड के अंदर मुझे इसको ओपन करना है। अच्छा आप ये नोटिस करें कि मैंने यहाँ पे अपना ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैंने छोड़ा नहीं है, इसको मैंने क्लिक करके रखा हुआ है और ये इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग करके रखा हुआ है। ठीक है, तो एक क्विक तरीका है अपने प्रोजेक्ट को ओपन करने का VS कोड के अंदर। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी को यहाँ पे मैं
यहाँ पर मैं सिर्फ ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरी जो प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, वो मेरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि देखेंगे VS कोड के अंदर, तो VS कोड के अंदर आपके पास काफ़ी सारे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास आते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपके पास ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन के अंदर आपके पास जो भी आपकी डायरेक्टरीज हैं वो आप यहाँ पे मेंटेन करते हैं। और ये सर्च का जो ऑप्शन आपके पास आता है, इसके अंदर आपकी जो प्रोजेक्ट के अंदर जो फाइल्स हैं उनको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके पास ये यहाँ पे आपके पास सोर्स कंट्रोल वगैरह के भी ऑप्शंस आते हैं। ये ऑप्शंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये आपके गिट से रेलिवेंट हैं। मतलब जब आप इसको गिटहब से जब आप लिंक करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, तो उस वक्त आपको ये वाले ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं अपनी गिटहब की रिपोजिटरीज को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो उम्मीद है आपको ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, और ये प्रोजेक्ट किस तरीके से VS कोड के अंदर ओपन करते हैं ये भी आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, जब आप ये VS कोड के अंदर प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस आपके पास आ रहे होते हैं, जिसके अंदर एक ऑप्शन मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके अंदर एक ऑप्शन आपके पास ये है न्यू फाइल का, और उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है आपके पास न्यू फोल्डर का, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे न्यू फोल्डर आपको बनाना है, तो आप न्यू फोल्डर यहाँ पर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना फोल्डर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अपना एक फोल्डर बनाना है, कोई भी नाम आप इसका रख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका फॉर एग्जांपल नाम रखता हूँ टेस्ट, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये न्यू फोल्डर जो है ये टेस्ट के नाम से आप यहाँ पे बना सकते हैं। मतलब किसी भी नाम से आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, इस ऑप्शन की मदद से। तो अभी तो हमने जो अपने फोल्डर्स बनाए वो हमने यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने बनाए थे एसेट्स, इमेजेस, JS या CSS, ठीक है। लेकिन वो फोल्डर्स आप डायरेक्टली यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पर अपना एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाएं, प्रोजेक्ट के फोल्डर को आप डायरेक्टली VS कोड के अंदर ओपन कर लें बगैर कुछ काम किए, ठीक है। तो उसके अंदर जब आप इसको यहाँ पे ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आप यहीं पे अपने फोल्डर्स आप यहाँ पे अपनी डायरेक्टरीज आप यहाँ पे बना सकते हैं, जिसके अंदर एसेट्स, CSS, इमेजेस या जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आपकी हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, टेस्ट का फोल्डर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। रिमूव करने के लिए सिंपली मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो ये मेरा रिमूव कर देता है। इसी तरीके से आप जब विंडोज यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास लेआउट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस आपके पास सिमिलर ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको अगर न्यू फाइल यहाँ पे बनानी है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो HTML और CSS के जो फाइल्स होती हैं उसके अंदर जो हमारे पास फाइल्स की जो एक्सटेंशन होती है, ठीक है, वो एक्सटेंशन HTML के लिए 2 एक्सटेंशंस हैं, उनके लिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उन दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। एक एक्सटेंशन आपकी होती है .htm और एक एक्सटेंशन आपकी होती है .html, ठीक है। अच्छा, जब मैं ये एक्सटेंशन की बात करता हूँ ना, तो एक्सटेंशन कहते हैं जो आपकी फाइल का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है। अच्छा, आपने शायद सुना होगा JPEG, PNG या SVG, ठीक है। तो ये आपके फाइल्स के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वीडियो फाइल का आपका अलग फॉर्मेट होता है। इसी तरीके से आपने अगर .exe फाइल आपने अगर कभी यूज़ करी हो विंडोज़ के अंदर, तो वो आपकी सेटअप फाइल होती है। तो जो .exe उसके अंदर होता है, exe, तो वो उस फाइल्स के जो है वो फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके फाइल्स के जो फॉर्मेट हैं HTML के अंदर, वो .htm और .html इसके फाइल्स के आपके फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। इनको आप यूज़ करके अपनी HTML फाइल्स बना सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे अब HTML फाइल अपनी एक बनाता हूँ, जिसके अंदर मेरी जो HTML फाइल है वो है फॉर एग्जाम्पल index.html। अच्छा, इंडेक्स के बजाय आप यहाँ पे कोई और नाम भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पे इंडेक्स रखें, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स के आप ये HTML फाइल ज़रूरी नहीं है कि आप VS कोड से बनाएं, ये HTML फाइल आप कहीं से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जब नोटपैड से कोई फाइल बनाएंगे तो उसका भी एक्सटेंशन आप .html रख सकते हैं। अच्छा, ये जो .html एक्सटेंशन हम इसके रखते हैं, इसका रीज़न होता है, इसका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जब आप .html इसकी एक्सटेंशन रखते हैं, तो उस एक्सटेंशन की फाइल को आप अपने ब्राउजर में खोल सकते हैं। तो इस वजह से आप ये .html की एक्सटेंशन रखते हैं, ठीक है। तो .html या .htm की जो एक्सटेंशंस आपकी होती हैं, जो फॉर्मेट्स होते हैं, उन फाइल्स को आप अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फाइल का नाम है ये ज़रूरी नहीं आप इंडेक्स रखें, आप यहाँ पे test.html भी रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इसको अपने नाम से भी रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं रखता हूँ यहाँ पे ओवैस तलत, ठीक है। तो इस नाम से भी आप अपनी एक्सटेंशन यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब आप ये फाइल यहाँ पे बनाते हैं, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे साइन नज़र आता है कोडिंग का, ठीक है। और इसके बाद अगर आप इस फाइल को यहाँ पर देखते हैं,
तो यहाँ पर भी आपको ये फाइल यहाँ पे आपको नजर आती है os-talent.html। और जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि इसका जो अगर आइकन अगर आप देखते हैं तो आइकन आपके पास यहाँ पे बना हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए सही से। अच्छा, जो इसका आइकन यहाँ पे बना हुआ है वो है आपका HTML का आइकन, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे देखते हैं छोटा सा करके, तो यहाँ पे जो आइकन इसका बना हुआ है वो है आपका ब्राउजर का आइकन, ठीक है। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी ओपन होती है ब्राउजर के अंदर डायरेक्टली, ठीक है। अच्छा, ये जो फाइल आपकी ब्राउजर पे ओपन हुई है ये इसी वजह से ओपन हुई है कि आपने ये जो इसकी एक्सटेंशन रखी है वो आपने इसकी .html एक्सटेंशन रखी है, जो कि ऑब्वियसली है कि ये जो एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन आपके ब्राउजर में ओपन होगी, मतलब ये इंटरनेट के लिए आपने ये फाइल बनाई है, इंटरनेट पे यूज करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो, मतलब आप विदाउट इंटरनेट भी, अगर मैं यहाँ से अपना इंटरनेट बंद कर दूंगा तो तब भी ये फाइल आपकी यहाँ पे रन हो जाएगी। अभी ज़ाहिर है मैं इंटरनेट बंद करूंगा तो आपसे भी कनेक्शन मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो इंटरनेट में बंद नहीं करके दिखा रहा आपको तो ये जो फाइल की एक्सटेंशन है वो आप .html रखेंगे, तो इसका ये मतलब होता है कि आप .html की फाइल को ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं आगे इसको लेके चलता हूँ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो उम्मीद है अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप अपने पास नोटपैड के अंदर इसको सेफ अपने पास क्रिएट कर रहे होंगे, तो उसके अंदर फिर मैं आपको बाद में आखिर के अंदर मैं इसके आपको ब्रीफिंग भी दे दूंगा जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर। अच्छा, जब आप ये .html की फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो HTML को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कोडिंग का पार्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। कोडिंग के पार्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी आपके पास HTML की फाइल होती है, कोई भी आपके पास HTML की फाइल होती है, तो हर फाइल के अंदर आपके पास एक उसकी डॉक टाइप होती है। डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट की टाइप आपको यहाँ पे डिफाइन करनी होती है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट टाइप डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप जब यहाँ पे VS कोड के अंदर जब आप यहाँ पे एक मैं इसकी थोड़ी सी स्क्रीन आपको जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली नजर आ जाए। अच्छा, ये जो डॉक टाइप आपकी होती है, डॉक टाइप डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे लेस देन का साइन यहाँ पे आप लगाते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे लेस देन का साइन यहाँ पे लगाते हैं तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे VS कोड जो विजुअल स्टूडियो कोड सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं इसके लिए, वो आपको यहाँ पे डॉक टाइप की यहाँ पे सजेशंस देना शुरू कर देता है कि आप इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप डॉक टाइप यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो डॉक टाइप की आपको सजेशंस देना शुरू कर देता है, तो इसको आप सजेशंस को आप यहाँ पे एरो अप और डाउन की मदद से इसको यहाँ पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे ये दिखा रहा होता है कि इस ये जो टैग है आपका इसका मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, ये डॉक टाइप जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको और ज़्यादा बताता हूँ कि ये टैग क्या होते हैं, जो मैं टर्म आपसे यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, डॉक टाइप लगाने के लिए ये आपको सजेशंस दे रहा है, तो इसके अंदर ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो डॉक टाइप आपको ये यहाँ पे लगा रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे ये आपको बता रहा होता है कि आपको एज इट इज ये इसी तरीके से टाइप करना है, ठीक है। एज इट इज टाइप करने का मतलब है कि ये कैपिटल केस में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे कैपिटल केस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एज इट इज आपको टाइप करना है। तो टाइप करने के लिए आपने सबसे पहले क्या लगाया, आपने सबसे पहले लेस देन का साइन लगाया जो कि आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। तो लेस देन का साइन लगाने के बाद आपको ये बता रहे हैं कि आप यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाने के बाद आप डॉक टाइप यहाँ पे डिफाइन करें, ठीक है। अच्छा, आपको अगर याद हो तो मैंने शुरू में आपको ये बताया था कि ये जो आपको यहाँ पे हिंट्स देता है, मतलब ये जो आपको यहाँ पे एक सजेशंस देता है लिस्ट ऑफ सजेशंस, तो उन सजेशंस को आप यूज नहीं करें तो बेहतर है, क्योंकि वो सजेशंस अगर आप यूज करेंगे तो ये वाले सिंटेक्स आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वाले सिंटेक्स आपको याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे वैसे आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे ये लिखा और फिर आपने सिंपली डॉक टाइप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे इस तरीके से भी आपको बता सकता है, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे प्रॉपरली इसको टाइप करें कि ये डॉक टाइप जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, आप इसको यहाँ पे इसी तरीके से टाइप करें, डॉक टाइप HTML, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बताया कि डॉक टाइप इसकी क्या है, डॉक टाइप इसकी है HTML, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये वाले टैग को अगर आप गौर करें तो इसका मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ जो कि आपको HTML के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सिर्फ इस टैग के लिए नहीं, और भी सारे टैग्स के लिए आपको हेल्प करेगा जो मैं अभी आपको गाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, HTML के अंदर जो भी टैग्स आपके होते हैं वो टैग्स आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग और एक होता है आपका नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है।
अच्छा, ये जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये टर्म्स आपको नॉर्मली हर बंदा आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जो कि मैं आपको सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप इजीली समझ जाएं सारे जो इसकी पूरी प्रॉपर HTML की जो आपकी टर्म्स होती हैं, जो टैग्स होते हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे वो टैग्स किस तरह के होते हैं और क्या टाइप्स होती हैं उन टैग्स की, ठीक है। अच्छा, HTML के अगर आप टैग्स को रीड करने जाएंगे ना ऑनलाइन इंटरनेट वगैरह पे, तो वो टैग्स आपके बहुत सारे होते हैं, मतलब वो सैकड़ों की तादाद में वो टैग्स हैं। अगर मतलब कोई भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि उसने HTML के सारे टैग्स उसको याद हैं और वो हर टैग यूज करता है, ठीक है। तो HTML के अंदर जो टैग्स हम यूज करते हैं वो नॉर्मली कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनको हम बहुत कम यूज करते हैं। अच्छा, अब टैग्स क्या होते हैं? टैग्स मैं आपको बताता हूँ। टैग्स आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग और एक होता है आपका नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। अच्छा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग और नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ, ये आपको क्विकली समझ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी आपके सामने कुछ टैग्स यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास यहाँ पे एक टैग लिखता हूँ HTML, ठीक है, और एक टैग मैं आपके पास यहाँ पे लिखता हूँ हेड, फिर एक टैग मैं आपके पास लिखता हूँ यहाँ पे बॉडी। तो इसको अभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है, ये टैग के अंदर ये मैंने इस तरीके से क्यों लिखा है, कि यहाँ पे ये इस तरह से लिखा है और यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है। तो इसके ऊपर कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग और नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अच्छा, कुछ एक दो टैग्स मैं यहाँ पे और लगा रहा हूँ, मतलब मैं अगेन आपसे ये कहूंगा कि इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट इसको इग्नोर करें फिलहाल, ठीक है। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा आपके आपके पास यहाँ पे टाइप किया है, ठीक है। इसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही हो सकता है कुछ लोग पहले से इसके बारे में जानते हो, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो इसको देखकर मतलब ऐसा ना हो कि वो इसको देख के बिल्कुल ही एक घबरा जाए कि ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। तो मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये क्या लिखा है मैंने। अच्छा, HTML का आपने अगर अगर आप नोटिस करें तो ये HTML का ये जो टैग मैंने यहाँ पे लिखा है, आप सब कुछ भूल जाएं और आप सिर्फ इसको देखें, ठीक है। तो HTML का ये जो टैग मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने, ये वाला, तो ये टैग एक्चुअली क्या होता है? ये टैग एक्चुअली ये होता है कि इसके अंदर कोई भी टैग हम यहाँ पे HTML के अंदर कोई भी टैग हम यहाँ पे HTML की फाइल के अंदर लिखते हैं, तो उस टैग को लिखने के लिए आपके पास दो तरह के टैग्स होते हैं, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग और एक होता है नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। ये जो HTML मैंने आपके सामने लिखा है ये आपका नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग आपके पास क्या होते हैं? नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग ये होते हैं कि ये टैग यहाँ पे ओपन तो मैंने कर दिया है। ओपन कैसे होता है? ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे एक लेस देन का साइन लगाना होता है और एक यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना होता है, ठीक है। और उसके बीच में आपको टैग का नाम लिखना होता है, ठीक है। अच्छा, टैग का नाम लिखने के लिए आपके पास जो टैग्स के नाम होते हैं वो मैं हम वन बाय वन एक एक करके हम उसके नाम देखेंगे, कौन से नाम आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो टैग के नाम है, ये जो टैग का नाम है ये स्टैंडर्ड नाम है HTML, ठीक है। ये HTML का कोड स्टार्ट करने से पहले आपको ये HTML का टैग यहाँ पे लगाना होता है। इस तरीके से आपके पास ये टैग आपका ओपन होता है, ठीक है। मतलब ये टैग आपने ओपन किया है, अभी आपने इसको क्लोज नहीं किया। अच्छा, जब आप किसी भी टैग को क्लोज करते हैं तो क्लोज करने के लिए आपको क्या करना होता है? क्लोज करने के लिए आपको, नीचे का मैंने पूरा कोड रिमूव कर दिया। क्लोज करने के लिए आपको क्या करना होता है? क्लोज करने के लिए आप सबसे पहले लेस देन का साइन लगाते हैं, ठीक है। लेस देन का साइन लगाने के बाद आप स्लैश लगाते हैं, ठीक है। इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप कर दिया, लेकिन लेस देन का साइन लगाने के बाद आप स्लैश लगाते हैं। स्लैश लगाने के बाद आपको यही सेम नाम आपको वापस यहाँ पे लिखना होता है HTML, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला टैग आपका यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके हवाले से आपको अगर कोई और कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा। इसको कहते हैं नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग। नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग क्यों कहते हैं इसको? उसकी वजह ये होती है कि ये एक टैग है आपका, उसके बाद ये वाला टैग खुद क्लोज नहीं हुआ, आपने इसको इस तरीके से क्लोज किया है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको आपको क्लोज करना पड़ता है, और वो करना आपके लिए जरूरी होता है। उसको अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आपका कोड वहां पर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी टैग आप नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग कोई भी आप यूज करेंगे तो उसको आप इस तरीके से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरीके से आप उसको क्लोज करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्लोज करने के बाद कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनको आप, अगर आपको याद हो, मैंने भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था लिंक, ठीक है।
अच्छा, लिंक आप इसको लिखने के लिए लिंक का एक टैग होता है, इसको आप लिखने के लिए इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते लिंक को, ठीक है, क्योंकि लिंक आपका जो है वो आपका वो आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अच्छा, इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते लिंक को, मतलब ये लिंक इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, क्योंकि लिंक जो आपका होता है वो होता है आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग। यहाँ पे HTML है और यहाँ पे लिंक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है वो किस तरीके से क्लोज होता है। वो क्लोज करने का बड़ा आसान तरीका ये है कि बस एक चीज़ आप याद रखें कि किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे स्लैश की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर स्लैश आपने सेपरेट लगाया है, इसके अंदर स्लैश आप यहाँ पे यहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब होता है कि आपका ये टैग यहीं पर यहाँ से ओपन हुआ और यहीं पर ये टैग क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो टैग है आपका, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग कहलाता है, ठीक है। तो ये नॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग आपका इस तरह से हो गया और सेल्फ क्लोजिंग टैग आपका इस तरीके से हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज ये है कि आप यहाँ पे अगर नोटिस करें तो लिंक को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, लिंक को मैंने यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, ठीक है। इसका रीजन ये है कि आप जो भी आप HTML का कोड लिखते हैं वो आप HTML का कोड ओपन करने के बाद और क्लोज होने से पहले, मतलब HTML के टैग के अंदर आप वो कोड अपना लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला कोड आप ये वाला कोड आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, वो मेमोराइज आपको प्रैक्टिस करने से होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके इस तरीके से आप इसके अंदर अपने टैग को क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने टैग को क्लोज कर सकते हैं, और फिर इसके बीच में आप अपना पूरा HTML का कोड लिखते हैं, ठीक है। HTML का कोड लिखने के लिए क्या करना होता है, आपको HTML का एक टैग आपको ओपन करना होता है, फिर इस टैग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे हेड का एक टैग ओपन करना होता है और उसको क्लोज करना होता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको एक बॉडी का टैग ओपन करना होता है और इसको क्लोज करना होता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज ये है कि आप HTML के अंदर आप हेड लिखते हैं, हेड को ओपन करते हैं, हेड को ओपन करते हैं और हेड को क्लोज करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। मतलब यहाँ पे ये इतना, यहाँ पे आपने इसको ओपन किया और इसके बाद आपने यहाँ पे इसको इस तरीके से क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने बॉडी को ओपन किया और आपने बॉडी को क्लोज कर दिया। अच्छा, ये जो दो टैग्स आपके पास अलग अलग है, ये क्यों होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि बॉडी के ऊपर आप वही टैग आप लिखते हैं जो कि आपको अपने यूजर को दिखाना होता है अपने आपके पेज के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दूं, तो इसकी एग्जांपल ये है कि आप यहाँ पे गूगल टाइप करें, ठीक है। तो जो आपने गूगल टाइप किया यहाँ पे, तो इसके अंदर आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे फ्रंट एंड के ऊपर यूजर को नजर आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं यूजर को, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं आपकी, ये आप अपनी बॉडी के अंदर लिखते हैं। बॉडी का मतलब ये है कि आपको जो चीजें यूजर को दिखानी होती हैं सामने, वो चीजें आप अपनी बॉडी के अंदर लिखते हैं। और हेड के अंदर आप लिखते हैं अपनी स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स का क्या मतलब होता है कि अगर आपको कोई फाइल एम्बेड करनी है या फिर आपको कोई जावास्क्रिप्ट एम्बेड करनी है, वो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एम्बेड करनी होती है जावास्क्रिप्ट या CSS की फाइल्स, ठीक है। तो वो स्क्रिप्ट आप अपनी हेड के अंदर लिखते हैं। हेड के अंदर फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी आपको एक चीज बता दूं, ये मैंने आपके पास एक कोड लिखा है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने ये href क्यों लिखा है और ये लिंक मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्यों लिखा है। ये मैं आपको CSS का बाद में बताऊंगा कि CSS किस तरीके से आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कुछ और भी यहाँ पे आपके पास अलग अलग टैग्स होते हैं जो कि आपके हेड के अंदर जाते हैं, वो बॉडी के अंदर नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास कुछ बॉडी के भी टैग्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर एक टैग आपके पास होता है H1 का, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि ये टैग्स आपके क्या होते हैं। आप चाहें तो इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। लिंक क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, H1 क्या होता है, ये मैं आपको बाद में इन डिटेल बताऊंगा कि H1 क्या होता है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूंगा कि ये H1 क्या होता है और आपको इसमें क्विकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आप उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हेड के अंदर हम वो टैग लिखते हैं जो कि आपको एम्बेड करनी होती है अपने पेज के ऊपर, अपने HTML के पेज के ऊपर। और बॉडी के अंदर हम वो टैग लिखते हैं जो कि आपको यूजर को दिखाना होता है, ठीक है, जो आपके पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये जो मैंने H1 लिखा है, H1 का मतलब होता है हेडिंग, H का मतलब होता है हेडिंग और 1 का मतलब होता है हेडिंग 1, ठीक है। तो HTML के अंदर आपके पास 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं, जिसके अंदर आपकी सबसे पहले आपकी होती है H1,
जो कि आपकी सबसे मेन हेडिंग होती है H1, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी होती है H2, H3, H4, H5 और H6, ठीक है। ये बड़ा सिंपल है, इसके अंदर कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अगर स्टिल इसके अंदर किसी को कंफ्यूजन है तो आप उसके लिए सिर्फ इतना याद रखें कि ये जो टैग है आपका, ये टैग आपके सिंपल होते हैं और इसको जो है वो आपको इस तरीके से ओपन करना होता है और इस तरीके से क्लोज करना होता है, और उसके बीच का जो पार्ट है वो आपका चेंज हो रहा होता है सिर्फ, ठीक है। तो ये आपका सबसे आसान तरीका है इसको याद रखने का। तो टैग को ओपन करने का तरीका सिंपल ये है कि आप इसको इस तरीके से ओपन करें और इस आपको स्लैश लगाने के बाद आप इसको क्लोज कर दें, ठीक है। मतलब इसको अगर आप सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें और इसके बाद आप यहाँ पे स्लैश लगा दें तो उससे भी आपका ये टैग जो है वो क्लोज हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल ये तरीका टैग को ओपन करने का और क्लोज करने का है। और H1 के अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक थोड़ा सा प्रीव्यू में आपको यहाँ पे करके दिखा दूँ। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे H1 के अंदर ये हेडिंग आपको यहाँ पे डालनी है, मैं आपको यहाँ पे हेडिंग डाल के देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी मेन हेडिंग है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन हेडिंग, ठीक है। H2 के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा क्लोज हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरी सब हेडिंग है, ठीक है, सब हेडिंग 1। इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ H3, इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ H4, इसी तरीके से मैं यहाँ पे H5 और H6, ठीक है। ये मेरी सब हेडिंग 1 हो गई, ये मेरी सब हेडिंग 2, सब हेडिंग 3, सब हेडिंग 4, सब हेडिंग 5, ठीक है। मतलब ये 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं आपके पास, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। एक चीज इसके अंदर आप लोग ध्यान में रखें जो कि टेक्निकल है और बेस्ट प्रैक्टिस इसके अंदर आती है कि एक पेज के ऊपर आपके पास H1 एक ही हो सकता है, एक पेज के ऊपर आपके पास मल्टीपल H1 आप नहीं लगाते, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। जो आपकी पेज की एक हेडिंग होती है वो आपकी एक पेज के ऊपर H1 एक होना चाहिए, आपका एक पेज में मल्टीपल H1 नहीं होने चाहिए। लेकिन ये जो दूसरे टैग्स हैं आपके, आप इनको जितना चाहें आप रिपीट कर लें, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस इसको कहते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस इसकी ये है। इसके अलावा आप H1 जितने भी आप यहाँ पे लगा लें ये आपको रोकेगा नहीं, मतलब आप जितने 100 लगा लें, 100 लगा लें, 2 लगा लें, 3, 4 जितने भी आप यहाँ पे लगा लें ये आपको स्टॉप नहीं करेगा। मतलब आप इसके अंदर गलत कोडिंग लिखेंगे तो ये आपको करने देगा गलत कोडिंग। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि आप फॉलो करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। अच्छा, मेन हेडिंग मैंने आपको यहाँ पे इस वजह से अलग से लिखी है कि ये मेन हेडिंग है। फिर उसके बाद आपकी सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2, सब हेडिंग 3, सब हेडिंग 4, सब हेडिंग 5, ठीक है। इसका मैं आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ इसका प्रीव्यू थोड़ा सा, ठीक है। ये जो मैंने फाइल यहाँ पे ओपन करी है, आपको सिंपली ये करना है कि आपको यहाँ पे इस फाइल को एडिट करने के बाद आपको यहाँ से सेव करना है फाइल को, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सेव करने का ऑप्शन आता है। सेव करने का आसान तरीका ये है कि आप Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं अपने विंडोज पीसी से और Command+S प्रेस कर सकते हैं अपने मैकबुक पीसी से, ठीक है, अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो Command+S में यहाँ से प्रेस करता हूँ क्योंकि मैं मैक यूज कर रहा हूँ, तो मैं Command+S यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ। तो ये आप यहाँ पे आपको Command+S प्रेस करने के बाद एक काम आपको और करना होता है, वो आपको यहाँ पे अपना पेज रिफ्रेश करना होता है, ठीक है। पेज रिफ्रेश करने के लिए आपके पास 2 शॉर्ट कीज होती हैं, एक होती है आपके पास Ctrl+R या Command+R। Command+R मतलब मैकबुक के लिए Command+R और वैसे Ctrl+R, ठीक है। या तो आप Command+R प्रेस कर दें या तो आप यहाँ से इसको आप प्रेस कर दें, ठीक है। तो ये दोनों तरीके आपके पास होते हैं जिसके थ्रू आप अपने पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देंगे तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें इफेक्ट होती हुई नजर नहीं आएंगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल H3 यहाँ पे मैं आपके मल्टीपल रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रिपीट जो मैंने सब हेडिंग 5 मैंने रिपीट करी है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये सब हेडिंग 5 यहाँ पे मैंने मल्टीपल टाइम्स रिपीट करी लेकिन यहाँ पे इफेक्ट नहीं हुआ वो। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने ये रिफ्रेश नहीं किया, ठीक है। तो ये आपको हर बार रिफ्रेश करना होता है। आप सिंपली यहाँ पे अपने कोड को मॉडिफाई करें, मॉडिफाई करने के बाद अपनी फाइल को सेव करें Command+S की मदद से या Ctrl+S की मदद से। फिर उसके बाद आप यहाँ पे रिफ्रेश करें। तो ये 3 स्टेप्स आपको याद रखने हैं फाइल्स को रिफ्रेश करने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ से मॉडिफाई करेंगे, फिर इसके बाद आप यहाँ पे फाइल को सेव करेंगे, सेव करने के बाद आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और भी है कि फॉर एग्जांपल जब आप फाइल को सेव नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करें कि यहाँ पे आपके पास एक वाइट कलर का सर्कल यहाँ पे आपको बना हुआ नजर आता है, ठीक है।
तो इस सर्कल की मदद से आपको ये पता चलता है कि ये फाइल आपकी अभी सेव नहीं हुई है। इस फाइल को सेव करने के लिए आप सिंपली कमांड एस प्रेस करेंगे तो ये सर्कल आपका खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे इसको मैंने कमांड एस प्रेस किया तो ये सर्कल मेरा खत्म हो गया। अब अगर मैं जैसे ही इसको इस फाइल को मॉडिफाई करता हूँ तो इसका दोबारा आपको यहाँ पे सर्कल नजर आएगा, ठीक है। फिर दोबारा आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा। इस दफा मैं फाइल को सेव आपको यहाँ से कर देता हूँ क्योंकि आपको सब सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये फाइल को जैसे ही मैंने सेव किया तो ये कर्सर यहाँ से मेरा चला गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने सब हेडिंग 5S यहाँ पे लिखा है, तो 5S यहाँ पर भी मेरा आ जाना चाहिए। और यहाँ से मैंने अपनी जो एक्स्ट्रा 5S5 की हेडिंग्स हैं वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दी, ठीक है। तो हेडिंग्स हमारी रिमूव हो गई यहाँ से, और यहाँ पे आप नोटिस करें तो 5S भी यहाँ पे आपको नजर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने HTML के टैग्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अंदर हम इन टैग्स को आगे और भी ज़्यादा देखेंगे कि और किस तरीके के टैग्स आपके पास यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको जो यहाँ पे बताया है, ये आपको मैंने बताया HTML हेड, बॉडी और हेडिंग के टैग्स, ठीक है। हेड के अंदर आप कौन से टैग्स अप्लाई करते हैं और बॉडी के अंदर आप क्या टैग्स अप्लाई करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो इसके अंदर तो आप या तो वीडियो को रिकॉर्डिंग्स आप देख लें, और या तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉल पूछ सकते हैं। इसी मीटिंग को आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लें ताकि हम क्वेश्चन आंसर्स का सेशन आगे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम कर सकें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लें प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।